उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में भारी बारिश के चलते बड़ी तबाही मची है। जहां एक और हिमालयी राज्यों में भारी बारिश के चलते आपदा जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सबसे बड़ी दिक्कतें हिमालयी राज्यों में देखने को मिल रही है। आपदा जैसे हालातों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के डायरेक्टर कालचंद साई कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक साथ भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते तमाम राज्यों में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ ही वे मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों की वजह भी बताते हैं। अगर बारिश बहुत धीरे धीरे होता, बारिश कम होता, बहुत देर तक होता, तो वो बारिश एक पर्टिकुलर फ्लो में नेचुरली वो नीचे चला जाता। अभी इतना बारिश हो रहा है, वो इमीडिएटली उस जगह से निकाल के नीचे नहीं जा पा रहा। इसका मतलब उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिस तरह से पानी जाना चाहिए था, जा नहीं पा रहा। इसके वजह से इतना सारी बारिश जब समतल में आ जा रहा है, वहाँ पर फ्लड हो जा रहा है। इवन टाउन के अंदर भी जब इतना सारी बारिश, हमने कभी भी इस तरह से कैलकुलेट नहीं किए एक पर्टिकुलर टाउन को समतल में हो, और उधर का बात मैं बाद में आ रहा हूँ पहाड़ों रीजन का, तो इतना बारिश होगा तो उतना बारिश को कैसे इमीडिएटली हमने वहाँ से ड्रेन आउट कर पाएंगे। इस कैलकुलेशन में एक भी शहर, आजकल ज़्यादातर शहर में आप देखेंगे फ्लड हो रहा है। फ्लड का मूल वजह यही है, एक्सेसिव रेनफॉल तो है ही, लेकिन एक्सेसिव रेनफॉल को अगर निकल जाने के लिए हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रहता, एक परिकल्पना रहता, तो वहाँ से पानी शायद निकल जाता, लेकिन है ही नहीं। इसके लिए समतल में इतना सारी बाढ़ आ जा रहा, हर जगह में इशू आ जा रहा। कालाचंद साई पहाड़ी क्षेत्रों में बेयरिंग कैपेसिटी पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि अगर पहाड़ों में धारण क्षमता से ज्यादा लोड पड़ेगा तो उसका असर कभी न कभी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सड़कों या टनल का निर्माण समेत अन्य प्रोजेक्ट्स के दौरान वैज्ञानिक अध्ययन करने की जरूरत भी बताते हैं। पहाड़ों रीजन का स्थिति जो है, ये बारिश का वजह से हमने देख रहे हैं भूस्खलन हो रहा है। यह किसी भी एक टाउन का और विलेज का आपने पिक्चर देखिएगा तो देखिएगा वो एक स्लोप है, उसमें ग्रेडियंट है, एस्पेरिटी है, कार्वेचर है, उसके जो वेजिटेशन कवर है डिफरेंट हो रहा अर्बनाइजेशन के वजह से। वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके जो रॉक्स है वो टेम्परेचर इंक्रीज राइज, गर्मी का वजह से, ठंडा का वजह से उसमें क्रैक डेवलप हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो उसके जो सरफेस रॉक का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होते जा रहा है। उसके ऊपर अर्बनाइजेशन के वजह से हमने ट्री को भी थोड़ा काटना पड़ रहा है। तो उसमें रूट्स जो स्लोप रीजन को प्रोटेक्ट करके रखता था, अभी वो चीज़ स्लोली अनस्टेबल बना रहा है एक स्लोप रीजन को। उसके बाद हमने जब किसी भी पर्टिकुलर जगह में टनल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, अगर साइंटिफिक वे में बनाएं और कुछ ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन यूज़ करता है, इसका भी इम्पैक्ट असेसमेंट करके ही हम लोगों को सारी डेवलपमेंटल काम करना चाहिए। आजकल हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, इसके वजह से एक्सेसिव रेनफॉल जो हो रहा है, ये तो एक फैक्टर है ही। इसके अलावा हमारा पहाड़ों रीजन में और 2-3 फैक्टर के ऊपर भी ध्यान देना का बहुत ज़रूरत है। हम लोग इसके ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है? वो है सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट तो क्लाइमेटिक फैक्टर से बारिश होने लगा है, और इसके पहले तो हम लोग बेस्ड ऑन सेवरल जियोमॉर्फोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल फीचर्स कौन सा रीजन ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया। थर्ड, वहाँ पर आपने वेब बेस्ड सेंसर लगा दिया। फोर्थ चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस रीजन में, हम लोगों को ये भी देखना है उसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है। जो एंथ्रोपोजेनिक लोड हम लोग बोलते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के वजह से कितना लोड, हर चीज़ के एक सस्टेनेबल लिमिट होता है। वो लिमिट को अगर क्रॉस करके हम लोग चला गया तो डेफिनेटली उसके अक्षर तो हमारे ऊपर पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोगों को एक इम्पैक्ट असेसमेंट देखना है जो एंथ्रोपोनिक लोड से कितना है। फिर हम लोगों को ये भी स्टडी करना है इस रीजन में, एवरीबॉडी नोज जो नेचुरली लॉट ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट होता रहता है बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के नीचे कन्वर्जेंस की वजह से। तो उसमें जो एनर्जी निकालता है,
अगर वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गया तो छोटा सा टेक्टोनिक मूवमेंट अर्थक्वेक भी लैंडस्लाइड करा सकता है। पर्यावरणविद और पद्म भूषण अनिल जोशी कहते हैं कि ढांचागत विकास के लिए नई नीति तैयार करने की जरूरत है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास की एक नई नीति तैयार करनी पड़ेगी और वो उसका आधार ही ये होगा कि जब इस तरह की परिस्थितियाँ अतिवृष्टि हमारे बीच में हो तो वो ढांचागत विकास कैसा हो और कहाँ हो, क्योंकि कहाँ हो भी अब एक महत्वपूर्ण विषय हो चुका है और कारक हो चुका है कि आज जिस तरह से वर्षा या जलवायु परिवर्तन के कारण जो तमाम तरह के परिवर्तन आए हैं प्रकृति के बीच में, तो ये कहीं पे भी किसी तरह की बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी चुनौतियां यही समझी जानी चाहिए, ये सबक लिया जाना चाहिए इन तरह की आपदाओं से कि हम अपने ढांचागत विकास कैसा हो और कहाँ हो। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मानते हैं कि बेयरिंग कैपेसिटी को देखकर छोटे छोटे टाउन नियोजित तरीके से बनाने चाहिए। इसे लेकर सरकार को और बेहतर प्रयास करने होंगे। जो जोशीमठ से पहले हेलंग से और पूरा इधर अगर हम जाएं गंगोत्री की तरफ तो ये पूरा हिमालय जहाँ तक आखिरी छोर है वहाँ तक जाता है और हेलंग से 9 किलोमीटर आगे उससे आगे बढ़ता है और ये लगभग 2600 किलोमीटर ये सेंट्रल मेन थ्रस्ट है। कम से कम इस थ्रस्ट पर तो हमको मास्टर प्लान बनाना चाहिए वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी को देख करके और छोटे छोटे नगर नियोजित तरीके से बनाना चाहिए और उस पर ये पाबंदी होनी चाहिए कि यहाँ पर ये एरिया है, इसी एरिया में आबादी बसेगी, उसके बाहर किसी को बसने का अधिकार नहीं होगा। तो जो आपदाएं जिस तरह की बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि उसमें हमको थोड़ा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपदाएं बढ़ रही है उसको देखते हुए अभी से ही सख्त कदम उठाने होंगे, वरना साल दर साल आपदा की घटनाएं बढ़ती जाएंगी, जान माल का नुकसान होता रहेगा, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। ईटीवी भारत, देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।